वर्ष 1995 की बात है। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव मोहगांव में रहने वाला 18 साल का युवक राहुल अपने दोस्तों के साथ शाम को चौपाल पर बैठा हुआ था। हवा में मंद मंद सनसनाहट थी और दूर से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। सुनो राहुल, उसके दोस्त सोहन ने कहा, कल सुबह हमें जंगल में महुआ इकट्ठा करना है, तू भी चलेगा क्या? राहुल ने हां में सिर हिलाया। महुआ के फूल बेचकर उन्हें अच्छे पैसे मिलते थे और इस मौसम में तो यह उनकी आमदनी का मुख्य जरिया था। अगली सुबह 5 लड़के राहुल, सोहन, विजय, संजय और मोहन महुआ इकट्ठा करने जंगल की ओर निकल पड़े। सुबह सुबह का समय था। सूरज की किरणें अभी पेड़ों की घनी छाया को चीरकर जमीन तक नहीं पहुंच पाई थीं। आज बहुत सारा महुआ इकट्ठा करेंगे, मोहन ने उत्साह से कहा। राहुल मन ही मन मुस्कुराया। वह जंगल से बहुत प्यार करता था। उसे हर पेड़ पौधे, हर पशु पक्षी की आवाज से परिचय था। लेकिन आज कुछ अजीब सा लग रहा था। जंगल बहुत शांत था, बहुत ज्यादा शांत। दोपहर तक उन्होंने काफी महुआ इकट्ठा कर लिया था। विजय ने सुझाव दिया, चलो थोड़ा और अंदर चलते हैं, वहां बड़े बड़े महुआ के पेड़ हैं। राहुल ने मना किया, नहीं यार, उधर मत जाओ, वो इलाका खतरनाक है। क्यों, क्या हुआ? संजय ने पूछा। लोग कहते हैं कि उस इलाके में छलावा रहता है, राहुल ने डरे हुए स्वर में कहा। सब हंस पड़े। अरे यार, तू अभी भी उन बुजुर्गों की कहानियों में विश्वास करता है, सोहन ने कहा। राहुल चुप रहा। वह जानता था कि यह सिर्फ कहानियां नहीं थीं। उसके दादाजी ने उसे बचपन में ही चेतावनी दी थी, बेटा, जंगल के उस हिस्से में कभी मत जाना, वहां चलावा रहता है, एक ऐसी आत्मा जो राहगीरों को अपने साथ ले जाती है, फिर वो कभी लौट कर नहीं आते। लेकिन दोस्तों की जिद के आगे राहुल की एक न चली। वे सब जंगल के उस वर्जित इलाके की ओर बढ़ चले। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, माहौल बदलता गया। हवा ठंडी पड़ने लगी। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी हो गईं कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पक्षियों की चहचहाट बंद हो गई थी। चलो यार, लौट चलते हैं, राहुल ने फिर से अनुरोध किया। अभी नहीं, विजय ने कहा। देखो वहां कितने सारे महुआ के पेड़। सचमुच आगे एक खुले मैदान में बड़े बड़े महुआ के पेड़ थे, जिनमें फूलों से लदी डालियां झुकी हुई थीं। लड़के उत्साह से भरकर महुआ इकट्ठा करने लगे। राहुल भी काम में जुट गया, लेकिन उसकी आंखें चौकन्नी थीं। वह हर आवाज, हर हलचल पर ध्यान दे रहा था। तभी अचानक दूर से एक आवाज आई। कोई गा रहा था, एक मधुर मर्मस्पर्शी आवाज में, आजा आजा रे, तुझे बुलाती है ये डालियां, आजा आजा रे। सबके हाथ रुक गए। सोहन ने कान खड़े किए। कौन गा रहा है? शायद कोई आदिवासी लड़की है, मोहन ने कहा। लेकिन राहुल की रूह कांप उठी। उसे यह आवाज पहचानी सी लगी। दादाजी ने बताया था कि चलावा मधुर आवाज में गाकर लोगों को बुलाता है। चलो यहां से, राहुल ने जोर से कहा। यह कोई इंसान नहीं है। लेकिन विजय और संजय आवाज की तरफ खींचे चले जा रहे थे। बस थोड़ा सा आगे देखकर आते हैं, विजय ने कहा। वे आवाज की तरफ बढ़ने लगे। राहुल मजबूरी में उनके पीछे हो लिया। आवाज करीब आती गई और उसके साथ ही एक अजीब सी मदहोश करने वाली खुशबू हवा में घुलने लगी। अचानक वे एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंचे। बीच में एक पुराना सूखा हुआ पेड़ था और उसके नीचे एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई एक आकृति खड़ी थी। गाना वहीं से आ रहा था। नमस्ते, विजय ने हिम्मत जुटाकर कहा। तुम कौन हो? गाना बंद हुआ। सफेद कपड़े वाली आकृति ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उन्होंने देखा, उसके चेहरे पर कोई फीचर्स नहीं थे, सिर्फ एक चिकना खाली कैनवस था। भागो, राहुल चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विजय और संजय जड़वत खड़े रहे। उनकी आंखों में खाली मदहोश भाव था। वे उस आत्मा की तरफ बढ़ने लगे।
मानो किसी अदृश्य डोर से खींचे जा रहे हों। राहुल, सोहन और मोहन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। विजय और संजय उस सफेद आकृति के पास पहुंचे। आकृति ने अपने कपड़े फैलाए और दोनों को अपने अंदर समा लिया। एक चमकती हुई रोशनी के बाद वह आकृति गायब हो गई। राहुल, सोहन और मोहन वहां जड़ होकर खड़े रहे, हैरान और डरे हुए। जमीन पर सिर्फ विजय और संजय के पैरों के निशान थे, जो अचानक बीच में ही खत्म हो रहे थे। ये क्या था? मोहन हकलाया। चलावा, राहुल ने कांपते हुए कहा। मैंने कहा था ना, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। तीनों लड़के वहां से भागे। जंगल अब और भी डरावना लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वापस खींचना चाहती हो। जब वे गांव पहुंचे तो उनकी हालत देखकर सब हैरान रह गए। राहुल के पिता ने जब पूरी कहानी सुनी तो वह गंभीर हो गए। तुम लोग जंगल के उस हिस्से में चले गए थे? उन्होंने डांटते हुए कहा। कितनी बार मना किया था, लेकिन पापा, विजय और संजय। राहुल की आवाज रुंध गई। अब कुछ नहीं हो सकता, पिता ने दुखी स्वर में कहा। जिसे चलावा अपने साथ ले जाता है वो कभी वापस नहीं आता। उस रात राहुल सो नहीं पाया। उसे हर पल वह मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। वह बिना चेहरे वाली आकृति दिखाई दे रही थी। वह जानता था कि यह खत्म नहीं हुआ था। छलावा अब उसे बुला रहा था। शायद उसके दोस्तों को छोड़ने का इरादा नहीं था। क्या राहुल अपने दोस्तों को बचा पाएगा? क्या चलावा की शक्तियों का कोई विरोध है? अगले अध्याय में पढ़िए। 3 दिन बीत गए थे। विजय और संजय का कोई अता पता नहीं था। गांव के लोगों ने जंगल में खोजबीन की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। राहुल, सोहन और मोहन अब डरे सहमे रहते थे। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। चौथे दिन की रात थी। राहुल अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक खिड़की के बाहर एक परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे खिसक रही थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे जंगल में वह सफेद आकृति चल रही थी। राहुल की सांसें थम गईं। उसने आंखें मूंद लीं, डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। जब उसने आंखें खोली तो परछाई गायब हो चुकी थी, लेकिन खिड़की की कांच पर एक संदेश लिखा हुआ था। आजा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। अगली सुबह राहुल ने यह बात सोहन और मोहन को बताई। तीनों ने फैसला किया कि वे गांव के बुजुर्ग ठाकुर जी के पास जाएंगे, जो जंगल और उसकी रहस्यमयी शक्तियों के बारे में गहरा ज्ञान रखते थे। ठाकुर जी का घर गांव के बिल्कुल किनारे पर था। वह बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही चमक थी। राहुल ने सारी कहानी सुनाई। ठाकुर जी गंभीर हो गए। बेटा, उन्होंने कहा, तुमने जिस चलावा को देखा है वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। वो एक प्राचीन शक्ति है जो इस जंगल की रक्षा करती है। लेकिन ठाकुर जी, वो तो हमारे दोस्तों को ले गई, सोहन ने कहा। चलावा किसी को बिना वजह नहीं ले जाता, ठाकुर जी ने समझाया। शायद तुम लोगों ने कोई ऐसा काम किया है जिससे जंगल की शांति भंग हुई है। राहुल को याद आया, जिस दिन वे जंगल गए थे, विजय ने एक पेड़ की टहनी तोड़कर फेंक दी थी, जिस पर एक पक्षी का घोंसला था। क्या इसी की सजा थी ये? ठाकुर जी ने आगे कहा, चलावा को मनाने का एक ही तरीका है। तुम्हें वापस जंगल में जाना होगा और उसकी पूजा करनी होगी, उसे प्रसन्न करना होगा। लेकिन वो तो हमें मार डालेगा। मोहन डर से कांप उठा। नहीं, ठाकुर जी ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से माफी मांगोगे तो शायद वो तुम्हें क्षमा कर दे, लेकिन तुम्हें अकेले जाना होगा राहुल। राहुल की रूह कांप उठी। अकेले? उस डरावने जंगल में, उसी चलावा के पास? तुम्हारे दोस्तों की जान तुम पर निर्भर है, ठाकुर जी ने कहा। तुम्हें ही जाना होगा। उस रात राहुल ने फैसला किया, वह जंगल जाएगा, वह अपने दोस्तों को बचाने जाएगा। अगले दिन सुबह
राहुल ने ठाकुर जी दिए हुए निर्देशों के अनुसार तैयारी की। उसने एक थैले में फूल, चावल और दीपक रखा। ठाकुर जी ने उसे एक विशेष मंत्र दिया था जो चलावा को शांत करने के लिए था। जब वह जंगल के किनारे पर पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जंगल आज और भी डरावना लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं ऐसे लग रही थीं जैसे वे उसे रोकना चाहती हों। राहुल ने गहरी सांस ली और जंगल में कदम रखा। हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। पत्तियों की सरसराहट, पक्षियों की आवाजें, सब कुछ अब डरावना लग रहा था। वह उसी जगह की ओर बढ़ रहा था जहां उन्होंने चलावा को देखा था। रास्ता याद था, लेकिन आज सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। पेड़ अजीब तरह से मुड़े हुए थे और हवा में वही मदहोश करने वाली खुशबू फैल रही थी। अचानक उसे दूर से वही गाना सुनाई दिया, आजा आजा रे, तुझे बुलाती है ये डालियां, आजा आजा रे। राहुल का दिल जोर से धड़का। वह आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। पैर कांप रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। उसे अपने दोस्तों को बचाना था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, गाना तेज होता गया, खुशबू और गहन होती गई, और फिर वह उसी खुले मैदान में पहुंच गया। वहां उसी सूखे पेड़ के नीचे वह सफेद आकृति फिर से खड़ी थी। इस बार उसने अपना चेहरा नहीं छुपाया था। राहुल ने देखा, वह एक सुंदर युवती की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। तुम आ गए, चलावा ने मधुर स्वर में कहा। मैं जानती थी कि तुम आओगे। राहुल ने ठाकुर जी सिखाए अनुसार फूल और चावल चढ़ाए। मैं माफी मांगता हूं, उसने कहा। हमने अनजाने में तुम्हारे जंगल का अपमान किया। कृपया हमें क्षमा कर दो। चलावा मुस्कुराया। तुम्हारी माफी स्वीकार है, उसने कहा, लेकिन तुम्हारे दोस्त वो अब मेरे हैं। कृपया उन्हें छोड़ दो, राहुल ने विनती की। वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। चलावा ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली में दो छोटे छोटे प्रकाश के गोले तैर रहे थे। ये हैं तुम्हारे दोस्तों की आत्माएं, उसने कहा। अगर तुम इन्हें वापस ले जाना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। क्या काम? राहुल ने पूछा। तुम्हें इस जंगल का रक्षक बनना होगा, चलावा ने कहा। तुम्हें यहां आने वाले हर इंसान को यहां के नियमों के बारे में बताना होगा। तुम्हें इस जंगल की रक्षा करनी होगी। राहुल ने हां में सिर हिलाया। मैं ये करूंगा, उसने कहा। चलावा ने फिर से मुस्कुराया। उसने अपने हाथ उठाए और दोनों प्रकाश के गोले हवा में उड़ने लगे। वे राहुल के चारों ओर चक्कर लगाने लगे और फिर दूर उड़ते हुए अदृश्य हो गए। तुम्हारे दोस्त गांव में सुरक्षित हैं, चलावा ने कहा, लेकिन याद रखो, तुमने एक वादा किया है। अगर तुमने इस वादे को तोड़ा तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सभी प्रियजनों को ले जाऊंगी। इतना कहकर चलावा धीरे धीरे गायब होने लगी। राहुल ने देखा, वह हवा में घुलती जा रही थी और अंत में पूरी तरह से अदृश्य हो गई। राहुल वहां से भागता हुआ गांव पहुंचा। जैसे ही वह गांव में दाखिल हुआ, उसने देखा विजय और संजय उसके घर के बाहर खड़े थे, सुरक्षित और स्वस्थ। राहुल, विजय ने उसे गले लगाया। हमें क्या हुआ? हमें कुछ याद नहीं है। राहुल ने उन्हें सब कुछ बताया। सब हैरान रह गए। उस दिन के बाद राहुल ने अपना वादा निभाया। वह जंगल का रक्षक बन गया। वह हर उस व्यक्ति को जंगल के नियमों के बारे में बताता जो वहां आता। लेकिन कभी कभी रात के समय जब हवा में वह मदहोश करने वाली खुशबू आती और दूर से वह मधुर गाना सुनाई देता, तो राहुल जानता था चलावा अब भी वहां है, अपने जंगल की रक्षा कर रही है और उसके वादे पर नजर रख रही है।